भांग के कपड़े पहनने से क्या नशा होता है? भांग के पेड़ के फैब्रिक के बने हुए कपड़े पहनने के क्या फायदे हैं? क्यों लोग चाहते हैं कि हाँ भाई हमारे पास भांग के कपड़े पहनो? क्या ये केवल एक महज स्टाइल स्टेटमेंट है या उससे और कुछ ज्यादा बढ़कर के है? ग्लोबली लोग इंडियन कैनबिस के पीछे सर पागल हैं, भांग के पीछे पागल हैं कि उन्हें इंडियन फैब्रिक चाहिए। हेम्प का फैब्रिक एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल होता है नेचुरली। उसमें हमारा यूवी रेज यूवी रेजिस्टेंट भी होता है वो एक हद तक। दूसरा एंटी थर्मल होता है सर, वो सर्दियों में गर्म रहता है, गर्मियों में ठंडा रहता है। चौथा सर, भांग का फैब्रिक एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है, तो ड्यूरेबिलिटी उसकी सर बहुत अच्छी आती है। भांग मतलब मैरिजुआना, नशेड़ियों के लिए बेहतरीन नशा। पर आप सोचते हैं उससे क्या क्या बन सकता है? आज हमारे साथ है मिस्टर आयुष, फाउंडर ऑफ भारत हैम एग्रो लिमिटेड। आयुष ने भांग के पेड़ से वो चीज बनाने के बारे में सोचा जो शायद एक आम आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता। इनके भांग के प्रोडक्ट हैं भांग के पेड़ से बनी टी शर्ट, भांग की शर्ट, भांग के कपड़े, भांग के तकिया और भी ना जाने क्या क्या। आइए बात करते हैं मिस्टर आयुष जी से। आयुष जी, कपड़ा बनाने के लिए आपने केवल भांग को ही क्यों चुना? आप चाहते तो आप कोई भी फैब्रिक चूज कर सकते थे, भांग ही क्यों आपका मेन टॉपिक रहा? हम लोग सर सस्टेनेबिलिटी, ऑर्गेनिक और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे कि अब हमारे पूरे ग्लोबली देखा जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमारा एनवायरनमेंट के सीजन्स बिगड़ चुके हैं, सारी चीजें उल्ट पलट हो चुकी हैं। तो उसे हम लोगों को ही, फ्यूचर जनरेशन को ही ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारे आने वाले आगे वाली जो पीढ़ी है वो वरना हम बहुत कष्टदायी अपना जीवन जिएगी। तो हमने सर ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज जो वेस्ट है हमारे यहाँ, जैसे सर मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ भांग की पत्तियों का कलेक्शन करा जाता है दवाइयों के लिए, सरकार के उस पे पॉलिसीज हैं। तो उसका जो डंठल है सर, एक तरीके से वो या तो वेस्ट कर दिया जाता है या फेंक दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है या फिर वो सड़ के वहीं खत्म हो जाता है। तो उस चीज का कुछ इस्तेमाल करने का सर हमने सोची सबसे पहले। दूसरा सर, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, तो उत्तराखंड में जैसे सर ये लीगल हुआ 2018 में के आसपास, इसको लीगल करा गया कल्टीवेशन में इंडस्ट्रियल हेम्प को, जिसमें 0.3% टीएचसी से जो साइको एक्टिव मटेरियल होता है इसका वो कम होता है, वहां पे लीगल करा गया। तो सर किसानों की आय में भी बढ़त हुई। लोग जो हमारे यहाँ पे गन्ना किसान है, उससे ज्यादा वहां पे किसान पैसा कमाता है और क्रॉप में कोई टाइम भी नहीं लगता। हम तो सर ये कहते हैं कि मान लीजिए, जैसे सरकार सर काफी घबराती है इसके उससे कि भाई कैसे इस चीज को करा जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली सर उनका कंसर्न बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे नॉर्मल तरीके से हम इसे कल्टीवेशन में ला दें या फिर नॉर्मल तरीके से इसे लीगल कर देंगे, तो सर वो फिर उसका वाइल्ड स्प्रेड बहुत जल्दी होगा। क्योंकि सर क्या है, मान लीजिए अब लोग इसे ओपीएम से कंपेयर करते हैं कि भाई ओपीएम भी तो लीगल है, बट सर हमें समझने की ये जरूरत है कि ओपीएम हर जगह नहीं पैदा होता, ये खरपतवार नहीं है, ये वीड नहीं है। भांग ऑलरेडी खरपतवार के तौर पे जंगली तरीके से पैदा होता है। तो एक कंसर्न में, क्योंकि सर इसके गवर्नमेंट एस्पेक्ट पे भी और पॉलिसी एस्पेक्ट पे भी काम करता हूँ, रिसर्चेस करता हूँ, तो मैंने देखा सर सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि कल को अगर इसे जस्ट ऐसे ही लीगल कर दिया जाएगा, तो फिर सर हर आदमी इसको करने लगेगा। ये बहुत समझने की बात है, आदमी समझता नहीं है। हमारे इंडस्ट्री में सबको ये समझने की जरूरत है कि वो फिर वाइल्ड स्प्रेड गलत तौर तरीके से उस चीज को करा जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि जितनी स्लो स्पीड से और जितना धीरे धीरे इस चीज को प्रोसीड कर सकते हैं, उस तरफ पे हमारा फोकस है सर। क्योंकि मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ पत्तियां कलेक्ट करी जाती हैं, फाइबर डंडियां उसके फेंक दिया जाता है, तो उसे कंज्यूम करके चाहे पेपर बने, चाहे छोटा हैंडलूम का कपड़ा बने, कुछ भी बने, पर वो इंडियन हो। अभी क्या है सर, हम लोग पूर्ति करने के लिए बाहर से इंपोर्ट करते हैं। भांग के फैब्रिक को हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सर, हमारे इंडिया में क्योंकि उसके रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत कम है सर। मैं इसमें इंडस्ट्री को भी दोष नहीं देता, क्योंकि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी इतनी कम है कि लोग, और सर डिमांड बहुत अच्छी है आज। मतलब मैं रिसेंटली अगर देखेंगे आप, तो डिमांड बहुत अच्छी तरीके से उभर के आई है, हेम्प का मार्केट इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से उभरा है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर से फैब्रिक इंपोर्ट करते हैं या यार्न इंपोर्ट करते हैं, उसे यहाँ वीविंग कराते हैं, देन उसे सेल करते हैं। बट ये तो सर एक तरीके से वही वाली बात हो गई कि हमारे इंडियन इकोनॉमी पे तो एक तरीके से उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि वो इम्पोर्टेड फाइबर है। देन वो इंडियन फैब्रिक नहीं है, तो सर उसकी कहीं ना कहीं ग्लोबली इतनी डिमांड भी नहीं है। मतलब ऑलरेडी जब चाइनीज फैब्रिक या फिर और दूसरा फैब्रिक लोगों को मिल रहा है, तो इंडिया में वीव्ड इम्पोर्टेड फैब्रिक क्यों लेंगे सर? ग्लोबली लोग इंडियन
कैनबिस के पीछे सर पागल हैं, भांग के पीछे पागल हैं कि उन्हें इंडियन फैब्रिक चाहिए, उन्हें इंडियन मेडिसिन चाहिए। तो हम लोग क्यों ना उसे इंडियन तरीके से ही प्रमोट करें सर। अपने जो हमारी खुद की इंडिजिनियस वैराइटीज़ हैं भांग की, हमारे खुद के इंडिजिनियस जो पेड़ हैं, उन चीज़ों को प्रमोट करें। अच्छा आयुष, आपने बताया कि भांग एक ऐसा भांग भी होता है जिसमें कम नशा होता है। जी सर। कम नशा और ज़्यादा नशे वाली भांग में क्या अंतर होता है? सर बेसिकली क्या है कि भांग में एक टीएचसी नाम का कैनाबिनॉइड होता है। तो उससे वही सबसे साइकोएक्टिव कैनाबिनॉइड है हमारा, उससे ही नशा एक तरीके से करा जाता है। तो एक बीज होता है सर जो जनरेशन बाय जनरेशन डेवलप करा जाता है या फिर और दूसरे टेक्नोलॉजिकल तरीकों से डेवलप करा जाता है, जिसमें 0.3% जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, 0.3 भी है, कहीं 0.2 है, कहीं 1% भी है। तो जो हमारा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है, उसके तौर पे 0.3% का सीड आता है सर। वो उसमें ना किसी तरीके का कोई नशा होता है, ना उसमें किसी तरीके का आप उसे कंज़्यूम करके नशे के तौर पे या टॉक्सिक तौर पे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सिंपली आपका इंडस्ट्रियल पर्पज़ से ही होता है सर। उसमें भी अलग-अलग वैरायटी होती है। मान लीजिए आप फाइबर का काम करते हैं, तो फाइबर की वैरायटी सर अलग होती है, वो लंबी होती है, उसका आउटपुट ज़्यादा होता है फाइबर का। ऐसे ही सर सीड्स की वैरायटी अलग होती है कि उसमें सीड का आउटपुट ज़्यादा होता है। तो ये डिफरेंट-डिफरेंट तरीके के वैराइटीज़ होते हैं सर। अभी क्या है हमारा जो इंडियन बायोडायवर्सिटी है भांग की, सर वो पूरी तरीके से क्लासिफाइड नहीं है। हम लोगों को ये नहीं पता कि भांग की यहाँ पे किस तरीके की वैराइटीज़ अवेलेबल है। मतलब हो सकता है कि गवर्नमेंट डेटा में ऑलरेडी हो, बट वो पब्लिकली शायद मैंने जितना देखा है कि वो अवेलेबल नहीं है। तो उस चीज़ पे रिसर्च करने की थोड़ी ज़रूरत है क्योंकि एक परफेक्ट प्लान होगा इसका सर, रोड मैप होगा भांग की इंडस्ट्री को अगर आप फ्रूटफुली ग्रो करना चाहते हैं या फ्रूटफुली उसे ग्रोथ देना चाहते हैं, तो उसका एक पूरा प्लान्ड वे में आपको चलना पड़ेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री वालों को सोचना है क्योंकि जिस तरीके से हम लोग उस चीज़ को प्रेज़ेंट करेंगे सरकार के सामने, उस तरीके से सरकार उसे इंटरप्रेट करेगी। अब अगर हमारा उसका प्रेज़ेंटेशन अगर गलत है, तो देन सरकार के सामने उसका इंटरप्रिटेशन भी बहुत गलत होगा। तो उस चीज़ पे हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है और हम सर सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं। अब वैसे रिसेंटली सर मैंने देखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बहुत अच्छा काम कर रही है, उसे सेंट्रलाइज़ करने की कोशिश करी जा रही है। सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष उसे देख रही है कि कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। मेडिसिन में अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो उस पे भी उनका ध्यान है। तो एक बहुत अच्छा एक तरीके से पिछले 1-2 साल में आउटपुट आया है सरकार की तरफ से। तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि आगे बहुत अच्छा इस पे ग्रोथ होगी। फाइबर वाली इंडस्ट्री पे भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ होगी सर। आयुष, एक चीज़ जो है ना, आम आदमी ये जानना चाहेगा कि भांग के कपड़े पहनने से क्या नशा होता है? नहीं सर, ये बहुत बड़ी हमारा सब लोगों का मिसकंसेप्शन है और गलतफ़हमी है कि भांग के कपड़े या फिर भांग के बीज को खाने से कोई नशा होता है। सर मेरी जितनी रिसर्च कहती है या फिर मैं जितना पढ़ा है, भांग की पत्तियाँ और फ्लावर को छोड़ के भांग के किसी भी पार्ट में उतना टीएचसी नहीं पाया जाता जिसको कंज़्यूम करके नशा कर लिया जाए सर। टीएचसी वही साइकोएक्टिव कंपाउंड है जिससे एक तरीके से नशे के तौर पे इस्तेमाल करा जाता है, जो हमारे ब्रेन से रिएक्ट करती है या फिर नशा एक तरीके से हमें देती है। अगर वो कंपाउंड उसमें ना हो, तो फिर वो सर भांग में ना कोई नशा कर सकता है, उसे फिर इंडस्ट्रियल मेडिसिनल तौर पे बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करा जा सकता है सर। व्हाई भांग? या व्हाई हैम्प? या भांग के पेड़ के फैब्रिक के बने हुए कपड़े पहनने के क्या फ़ायदे हैं? क्यों लोग चाहते हैं कि हाँ भाई हमारे पास भांग के कपड़े पहनो? क्या ये केवल एक महज़ स्टाइल स्टेटमेंट है या उससे और कुछ ज़्यादा बढ़कर के है? स्टाइल स्टेटमेंट भी है नाउ-अ-डेज़ बट उससे ज़्यादा बढ़कर भी बहुत कुछ है सर। अगर मैं आपको बेनिफिट्स बताऊँ हेम्प फैब्रिक के, तो सर हेम्प का फैब्रिक एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होता है नेचुरली। उसमें हमारा यूवी रेज़ यूवी रेजिस्टेंट भी होता है वो एक हद तक। दूसरा एंटी थर्मल होता है सर, वो सर्दियों में गरम रहता है, गर्मियों में ठंडा रहता है। चौथा सर भांग का फैब्रिक एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है, तो वो ड्यूरेबिलिटी उसकी सर बहुत अच्छी आती है। सर अगर मैं इसको कॉटन या फिर किसी और क्रॉप से कंपेयर करूँ, हालाँकि ये कंपैरिज़न सही नहीं होगा, बट मैं वाटर कंज़म्पशन के तौर पे बोलना चाहूँगा कि कॉटन जो है हमारा अराउंड 20,000 लीटर्स वाटर कंज़्यूम करता है 1 किलो प्रोसेस होने में। भांग को अगर मैं इस चीज़ से कंपेयर करूँगा, तो वाटर कंज़र्वेशन के हिसाब से तो भांग हमारा 2500 से 3000 लीटर पानी कंज़्यूम करता है 1 किलो प्रोसेस होने में, तो ये बिल्कुल 10 गुना कम पानी कंज़्यूम करता है, तो हम उसमें पानी भी बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है सर, भांग का पेड़ जो है हमारा कार्बन नेगेटिव प्लांट होता है। ये दूसरे प्लांट से ज़्यादा
कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है। तो एक तरीके से कार्बन सीक्वेंसिंग और हमारा कार्बन क्रेडिट का जो आजकल नया मार्केट ओपन हो रहा है, उसमें बहुत अच्छा एक तरीके से इंडस्ट्री डेवलप कर सकता है। तीसरा सर क्या है, भांग का फैब्रिक का जो एकरेज है, मतलब एक तरीके से जो 1 एकड़ में कॉटन का पैदावार है और भांग का पैदावार है, अगर मैं उसको कंपेयर करूँ तो भांग उससे 2 गुना ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ अप्रॉक्स ज़्यादा फाइबर प्रोड्यूस करता है। एंड देन उसके जो वेस्ट है, उसको भी कंज़्यूम करके हम लोग अब जैसे हमारे कुछ इंडस्ट्री पार्टनर्स भी हैं, मतलब जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, तो उस लोग उसको इस्तेमाल करके वो ब्रिक्स बना रहे हैं, उसका कंपोजिट बन रहा है, पैनल्स बन रहे हैं, प्लास्टिक बायोप्लास्टिक बन रहा है। तो सर एक तरीके से ज़ीरो वेस्ट प्लांट है सर। उसको आप हर तरीके मतलब उसका आप जो वेस्ट भी है हमारा फाइबर का जो बिल्कुल खराब चीज़ है, उसको हम इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हम एनिमल बेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरोप में एनिमल बेडिंग में इतना अच्छा उसका मार्केट है। देन उसका बायोप्लास्टिक बनाया जा सकता है। तो ये सर बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हैं, सिर्फ़ फाइबर के नहीं, उसके बाय प्रोडक्ट्स के भी। तो ये एक तरीके से ज़ीरो वेस्ट के तौर पे हम उसे इस्तेमाल करा जा सकता है सर। अब हम आते हैं कॉस्टिंग पे। जिस तरह से आपने कहा कि वहाँ का पानी बहुत कम कंज्यूम करते हैं, एक्रेज ज़्यादा है, तो इसका मतलब अगर 1 एकड़ की बात करें, 1 एकड़ में उसकी डबल एक्रेज है यस सर, और पानी की कंजम्पशन 1/10 है। यस सर। इसका मतलब कि जितना भांग का फैब्रिक हम 1 एकड़ में निकालेंगे, यस सर। कॉटन से 2 एकड़ में निकलेगा यस सर, एग्ज़ैक्ट। और पानी उसका 20 गुना ज़्यादा यूज़ होगा। यस सर। उसके बावजूद भी क्या कारण है कि हमारे गवर्नमेंट या हमारी इंडस्ट्री इसको प्रमोट नहीं कर पा रही है? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि वो नशे वाला पार्ट जो है सर, उस चीज़ को हम लोग आदमी जो हमारा नॉर्मल एक तरीके से सदियों से हम देखते हुए आ रहे हैं कि उसे नशे में कंज़्यूम करा जा रहा है। हालाँकि हमारे एंशिएंट टाइम में सर भांग के आयुर्वेदिक क्लासिकल फ़ॉर्मूलेशंस है, अराउंड 150 से भी ऊपर हमारे आयुर्वेदा में इसके दवाइयों के कॉम्पोज़िशन फ़ॉर्मूलेशंस है सर। तो हमारे तो सर हमारे कल्चर से, हमारे एंशिएंट कल्चर से सबसे जुड़ा हुआ है। इवन एलोरा केव्स का जो आउटर पेस्ट है, उसमें भी भांग के कण पाए गए हैं सर। क्यों उसे बताया जाता है कि वो मतलब इतना ज़्यादा टिकाऊ इस वजह से है कि उसमें कुछ इन चीज़ों के कंपोनेंट है, भांग के कंपोनेंट है। ये बहुत अच्छी रिसर्च हमारे एक साइंटिस्ट सर हैं, उन्होंने करी है। उन्होंने फाइंड आउट किया है कि उसमें भी भांग के कण पाए गए हैं। अब सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो हमारा नशे का इस्तेमाल है, उस चीज़ के रोक की वजह से सर भांग के प्लांट को प्रमोट नहीं कर पा रही। सरकार भी सर अपनी जगह पे गलत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ का एक इम्पैक्ट है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट है और वो जब तक वो नहीं हटा सकते तब तक हम लोग इस इंडस्ट्री को ग्रो नहीं कर सकते सर। क्योंकि जब तक इंडस्ट्रियल है तब तक अच्छा है, मेडिसिनल भी अच्छा है, बट सर अगर वो नशे के तौर पे इस्तेमाल करा जाएगा तो दैट इज़ अ रियली नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। तो इस वजह से मतलब मेन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि वो नशे के तौर पे देखा जाता है। दूसरा सर अभी हमारे इंडिया में इतनी पॉलिसीज़ डेवलप नहीं है। पॉलिसी एंड पे धीरे-धीरे काम चल रहा है सरकार द्वारा। पर जैसे आपका उत्तराखंड की भी पॉलिसी हेम्प पे बनी है सर, अब हिमाचल बहुत अच्छा काम कर रहा है सर हेम्प की पॉलिसी पे बहुत फ़ास्ट एंड बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनका जो रोड मैप है बहुत अच्छा है, वो हर स्टेट में जहाँ पे लीगल है, जैसे उत्तराखंड में लीगल है, वहाँ पे भी गए हैं कि कैसे काम होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छा हिमाचल ने एक तरीके से स्टेप लिया है भांग की इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। दूसरा सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो फ़ोकस होना चाहिए एज़ अ इंडस्ट्री मैं हमारी गलती बताता हूँ कि हम लोगों का फ़ोकस होना चाहिए कि जो भी चीज़ स्लोली और गवर्नमेंट के पॉज़िटिव तरीके से हो सकती है, उस चीज़ पे जल्दी फ़ोकस करा जाए। जैसे कि मान लीजिए कुछ एक्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं, उनमें ही कुछ ऑल्टरेशन हो सकते हैं और वो बहुत अच्छी बन सकती है। हम इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी बन सकती है और गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी बन सकती है। तो ये स्लो एंड स्टडी स्टेप्स लेने पड़ेंगे सर हमें। तो इस वजह से थोड़ा-सा सर अभी हम पीछे हैं। ना डेफ़िनेटली बहुत जल्दी इंडिया मुझे लगता है हम ग्लोबल लीडर बनने की कैपेसिटी रखते हैं सर। चाइना दुनिया का 70% के आस-पास भांग प्रोड्यूस करता है सर। चाइना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ हेम्प फैब्रिक। तो आप सोचिए कि उनके भी बिकॉज़ ये हमारा रीजन जो था, वहाँ पे भांग के ऑलरेडी स्पीशीज़ पाए जाते थे एंशिएंट टाइम से। उन्होंने सर उस चीज़ को देखा, उस चीज़ को समझा और उसे फिर लाए, उसे इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। तब धीरे-धीरे सर वो तो सालों से काम कर रहे हैं इस चीज़ में। तो उन्होंने पूरा हेम्प का मार्केट एक तरीके से कब्ज़ा रखा है। तो हमारे में भी वो कैपेबिलिटी है सर, हम उसे चाइना को कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। तो हमारे में भी वो कैपेबिलिटी है और हमारे इंडियन इंडिजिनस स्पीशीज़ जो है भांग की बहुत, बहुत अच्छी है सर। ग्लोबली लोग इंडियन स्पीशीज़ ऑफ कैनबिस को चाहते हैं।
तो सर ये धीरे-धीरे हम लगे हुए हैं कि भई इस चीज़ को जल्दी-जल्दी भी करा जाए। बट ये है कि स्लो एंड स्टडी सर हम लोगों को इसको लेना पड़ेगा। अच्छा, कॉस्टिंग के बात रह गया। कॉस्टिंग, कॉटन की कॉस्टिंग और भांग की कॉस्टिंग। भांग का जो पेड़ है वो 1/20th टाइम सस्ता बैठता है प्रोडक्शन में कॉटन से। पर कॉटन की कॉस्टिंग देखी जाए और भांग के फैब्रिक की कॉस्टिंग देखी जाए तो भांग का फैब्रिक 10 गुना ज़्यादा महँगा होगा तकरीबन। 10 नहीं तो 6-7 गुना तो है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कम है, इस वजह से सर वो उसका प्राइस ज़्यादा है। अब जैसे-जैसे धीरे-धीरे अगर रॉ मटेरियल इंडियन में रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ सर मैं, वो बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली सर उसकी कॉटन के बराबर भी कॉस्टिंग आ सकती है सर इन फ्यूचर अगर हम इस इंडस्ट्री को देखें। तो अगर रॉ मटेरियल के एम्पल अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, तो डेफिनिटली वो कॉटन को कॉम्पिटिशन दे सकता है सर। हालाँकि लोग कॉटन ऑलरेडी उगा रहे हैं, दूसरे जूट ऑलरेडी उगा रहे हैं, तो क्यों हमें नए फैब्रिक की ज़रूरत है? बस इसलिए ही सर क्योंकि सस्टेनेबिलिटी पे भी हमें कहीं न कहीं फ़ोकस करना पड़ेगा। तो कॉस्टिंग का मैं आपको बता देता हूँ सर, अगर मान लीजिए आप हम कॉटन लेते हैं तो वो तो बहुत सस्ता हो जाता है। हेम्प का फैब्रिक जो है इन कंपैरिज़न रॉ मटेरियल कम होने की उस पे भी तब भी सर इतना महँगा नहीं है। मैं बोलूँगा जहाँ कॉटन अच्छा कॉटन का मटेरियल हमें सर 300-400 रुपए मीटर, 200 रुपए मीटर मिल जाता है। यहाँ अच्छा हेम्प का 100% मटेरियल हमें सर 500-600 रुपीज़ मीटर मिल जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है सर। डेफ़िनिटली थोड़ा वर्कआउट करने की ज़रूरत है, पर वो बिल्कुल होगा सर आगे आके। अच्छा, आपने इसके बारे में कब शुरू किया, कैसे शुरू किया और अभी आपकी जर्नी कहाँ तक पहुँची है? कितने साल हो गए आपको इसकी शुरुआत किए हुए? सर हमने प्री कोविड इस प्लान पे एक तरीके से रिसर्च करना शुरू करा था। जब 2018 में उत्तराखंड में इस चीज़ को लीगल करा गया, तो हम लोगों ने उस टाइम से काम कर रहे हैं सर। हमने वहाँ पे हम लोग चाहते थे पहले तो फार्मिंग करना, बट वो 0.3% वाला सीड उस टाइम पे अवेलेबल ही नहीं था। तो वो पॉलिसीज़ बन चुकी थी 0.3% वाली। तो उस टाइम पे सर वो पॉसिबल नहीं हो पाया, बट वो इतना हमें इंटरेस्टिंग लगा, इतनी रिसर्च कर ली थी हमने उसके अराउंड, तो फिर हम धीरे-धीरे सर हमने पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क पे काम किया, देन हमने सरकार में अवेयरनेस फैलानी सबसे पहले शुरू करी सर। क्योंकि कहीं न कहीं सर अ, मतलब पीपल जो हैं हमारे लोग जो हैं, उनसे ज़्यादा सरकार के लोगों को समझने की इस चीज़ को ज़रूरत है। हमने वहाँ से सर शुरुआत करी, उसमें काफ़ी टाइम लगा। हम मीटिंग्स करते थे सर, ऑफ़िशियल्स के साथ की ऑफ़िशियल्स के साथ मीटिंग करते थे। डेफ़िनिटली उन्हें समझाते थे, कुछ लोगों को अच्छा लगता था, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता था। तो वो थोड़ा-थोड़ा अवेयरनेस से शुरुआत हुई। देन सर धीरे-धीरे करके पॉलिसीज़ एंड पे आए। हमने उत्तर प्रदेश में भी काम किया, उत्तराखंड में भी काम किया। धीरे-धीरे सर वो स्टेप बाय स्टेप हमने उस चीज़ को प्रोसीड किया सर। तो इस वजह से उसमें इतना टाइम लगा। देन हमने 2021 में अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करी। कंपनी एस्टैब्लिश करने के बाद सर हम धीरे-धीरे उस चीज़ को फिर हमने फैब्रिक वाली काम को लाया, क्योंकि मैं सर हमेशा इसके रॉ मटेरियल साइड पे काम करना चाहता हूँ। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो लैकुना है, एक तरीके से सबसे बड़ी कमी जो है वो रॉ मटेरियल की है। डिमांड अच्छी है, बट रॉ मटेरियल की सप्लाई की जो एक तरीके से मैं बोलूँगा सप्लाई बहुत कम है। तो मैं हमेशा से इसके रॉ मटेरियल साइड पे काम करना चाहता था, सप्लाई एंड पे काम करना चाहता था। और सप्लाई एंड पे काम करने के लिए सर एक बहुत बड़ा एक तरीके से टाइम बिल्कुल सर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। फिर सर टाइम बहुत लगता है, क्योंकि सप्लाई पे काम करने के लिए आपको पॉलिसीज़ लॉज़ को भी अपने ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए डिमांड B2C बिज़नेस में है, तो वी कैन हैव ट्रेडिंग फैब्रिक, वी हैव सीड्स अवेलेबल इन द मार्केट, ऑयल अवेलेबल इन द मार्केट। कुछ ऑलरेडी प्रोड्यूसर्स हैं जो लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है सर, जो हमारे इंडियन हेम्प है, उसको इतना ज़्यादा फ़ोकस में नहीं लिया जा रहा, क्योंकि कोई पॉलिसी एंड पे इस पे काम नहीं हुआ है। धीरे-धीरे अब जो पॉलिसी खुल रही है, तो इंडियन हेम्प को भी प्रमोट करा जा रहा है। तो हमारी जो इंडियन हेम्प की सप्लाई है सर, उस एंड पे मैं काम करना चाहता था हमेशा। और अभी भी मैं इसके जैसे मैंने फार्मिंग से शुरुआत करना चाहा था, बट मुझे समझ में आया कि फार्मिंग इज़ नॉट दैट ईज़ी। गवर्नमेंट को भी उसमें इन्वॉल्व आपको करना है, देन उन्हें समझाना है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। और फिर सर उन लोगों को भी उनके पॉइंट्स भी बिल्कुल ठीक हैं कि आप इसको फार्मिंग अगर एकदम कर देंगे तो दैट इज़ नॉट गुड। वो एक बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो देन हमने सोचा कि भई जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग है, भई मान लीजिए ऑलरेडी हमारा नेचर में एक खरपतवार की तरह पे भांग पाई जाती है, तो उसको इस्तेमाल में लाया जाए, क्योंकि सर ये हमारा मेन मकसद है रूरल डेवलपमेंट और किसानों का फ़ायदा। सबसे बड़ा इसमें पार्ट जो है किसानों का है। जब मान लीजिए आज तो वाइल्ड का, कल को वाइल्ड खत्म हो जाएगा। कल को हमें फार्मिंग पे आना ही पड़ेगा, जब इन फ्यूचर आएगा। इंडस्ट्रियल हेम्प की बात कर रहा हूँ मैं सर, मैं वो मतलब टीएचसी, हाई टीएचसी या फिर और कैनाबिनॉइड वाली बात नहीं कर रहा, सिर्फ फाइबर
और सीड्स की बात कर रहा हूँ, इवन फॉर द स्टार्टिंग सिर्फ फाइबर सर। तो हमें इन फ्यूचर ग्रोइंग पे भी आना पड़ेगा उसका इंडस्ट्री को और बढ़ाने के लिए। तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल निभाता है सर वो फार्मर निभाता है। तो फार्मर को मैं अवेयरनेस कैंपेन्स भी करता हूँ सर फार्मर्स के साथ, बहुत सारे एफपीओस के साथ मैंने काम किया है यूपी में। देन बहुत सारे प्रेजेंटेशंस दिए हैं एफपीओ में, तो लोगों को अवेयर करना कि आने वाले समय पे जब ये लीगल होगा या फिर जब आने वाले समय पे इस पे लॉज बनेंगे, जो फाइबर वाला हेम्प होगा, तो उसको फार्मर पहले से ही समझता हो, जानता हो कि हाँ, ये क्रॉप क्या है, कैसी कमर्शियल क्रॉप है, कैसी कैश क्रॉप है। तो इस एस्पेक्ट पे सर हम लोग मेनली काम करना चाहते हैं सर। अच्छा आयुष, आपकी वैसे बैकग्राउंड की एजुकेशनल बैकग्राउंड और हैम से एकदम से आपका कैसे जुड़ाव हुआ? सर मैं बेसिकली इससे पहले तो मैं सर सीए आई वाज डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई आई डिड माय 3 ईयर आर्टिकलशिप इन गुड़गांव एंड आई हैव डिड माय एमबीए इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो मेरा ग्रेजुएशन सर दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ बीकॉम ऑनर्स में। तो मेरा जो बैकग्राउंड है सर वो टोटली बिजनेस, एक तरीके से मैंने बिजनेस ही पढ़ा है अपनी पूरी लाइफ, और कॉमर्स और फाइनेंस ही पढ़ा है पूरी लाइफ। इससे सर हमारा जो पहली पहली बार, एक मैं बोलूँगा, जो मेरी पहली बार भांग से एक तरीके से मुलाकात हुई, हमारे सर कॉलेज में कुछ डेलीगेट्स आए थे, चाइनीज़ डेलीगेट्स। तो उन्होंने सर वहाँ एक हमारे कॉलेज के पास सर प्लॉट खाली हुआ करता था। तो ये तो कौन सा हमारे कॉलेज? मैं डीयू सत्यवती से पढ़ा हूँ सर। तो सर वहाँ पे क्या था, वो नेचुरली भांग उगती थी सर वहाँ पे। तो सर उन्होंने वो नोटिस किया, उन्हें लगा सर वो किसी का फार्म है, मतलब उन्हें लगा कि ये कोई उगा रहा है। तो उन्होंने, जैसे एक डिस्कशन चल रहा था, तो वहाँ उन्होंने बात पुट करी कि यार ये कौन करता है, मतलब ये किसका फार्म है या ये कैसे ग्रो हो रहा है यहाँ पे। तो हमने कहा इट्स अ नेचुरल थिंग फॉर अस, मतलब हमारे तो ये हर जगह पे रोड साइड भी उगता है। तो सर वहाँ से हमें पता चला कि भाई इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। मतलब कि उन्होंने बताया कि यार जैसा आप यहाँ पे जैसे ये उग रहा है, अपने आप ही उग रहा है, बिन इसे पानी भी नहीं दे रहा कोई, या नेचुरली उगा जा रहा है। हम तो वहाँ मेहनत करते हैं इसे उगाने के लिए। तो वहाँ से सर, और फिर उन्होंने बताया कि भई इससे ये भी इस्तेमाल है, उसका ये भी इस्तेमाल है। फिर हमने सर रिसर्च करना इस पे शुरू कर, जब हमें पता चलना शुरू हुआ कि सिर्फ़ एक नेगेटिव चीज़ की वजह से इसके जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं वो सब दब रही हैं। तो उस पे जब हमने देखा कि नहीं, इसके तो बहुत सारे पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स हैं, मतलब फाइबर में है, सीड की प्रोटीन बहुत अच्छा है, ओमेगा फैटी एसिड्स है। अगर मैं बताऊँ सर, इसके सीड्स में जो हम कंज़्यूम कर सकते हैं, एफएसएसआई रेगुलेटेड है, उसमें करीबन हर 100 ग्राम्स में अराउंड 30 टू 35% प्रोटीन होता है। मतलब दैट इज़ इक्वल टू और मोर देन रेड मीट। तो आप सोचिए वो कितना अच्छा एक वेजिटेरियन सोर्स है प्रोटीन का। दूसरा, जब इसका ऑयल है सर, सीड ऑयल की मैं अगर बात करूँ, तो सीड ऑयल में सर ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं। इवन फिश ऑयल से ज़्यादा ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं। लोग ओमेगा सप्लीमेंट के तौर पे फिश ऑयल खाते हैं। सो आप सोचिए एक वेजिटेरियन ऑप्शन हम पे उससे अच्छा कितना अच्छा अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ों को देख के हमने सोचा कि भई ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब, और हमारे पास नेचुरली अवेलेबल है। मतलब उसे हम अगर किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ, तो उसे ना उसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालना, ना कुछ डालना है, वो अपने आप ग्रो होती है। उसकी देख-रेख कम है, उसमें कोई ना जानवर खाता उसे, बहुत कम कीड़ा लगता है। तो एक तरीके से हमने देखा कि ये तो मतलब सुपर क्रॉप है सर एक तरीके से, और बहुत अच्छा कैश क्रॉप भी बन सकता है। और जो उग रहा है ऑलरेडी उसे भी कन्वर्ट करा जा सकता है। जो वेस्ट है हमारे लिए एक तरीके से उगता आ रहा है हमारे सदियों से, उसे भी कन्वर्ट करके कुछ ना कुछ मटेरियल में मतलब उसे कुछ ना कुछ उसका एंड प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो सर वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई फिर इस चीज़ की। ये सत्यवती कॉलेज वाली कब की बात है? सर दिस इज़ अराउंड 2015 2014। नाउ कमिंग टू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इट, कोई भी जब नया बिजनेस शुरू करते हैं, कोई भी स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो पहली चीज जो होती है ना, दैट इज फाइनेंसिंग, यस सर। है ना? आप सीए पढ़े हुए हैं, बिजनेस बिल्कुल सर। आपने इतना किया तो आपको सब वो है। अब इस बिजनेस के लिए आप फाइनेंस कहाँ से जनरेट कर रहे हैं और कब आपको लगता है कि आप इसको बराबर बराबर लेवल पे लेकर के आएंगे? सर फाइनेंसेस तो आई एम अ बूटस्ट्रैप स्टार्टअप सर। तो मैंने तो जितने फाइनेंसेस लगाए हैं अपनी तरफ से लगाए हैं, एंड डेफिनेटली रीसेंट टाइम पे जो हमारे यूपी का स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप हुआ है सर, दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल टू सी। क्योंकि सर हमें कुछ एक ग्रांट हमें यूपी गवर्नमेंट से भी मिला है, देन वी आर इनक्यूबेटेड एट एकेटीयू कलाम सेंटर, वहाँ से हमें अच्छी सपोर्ट मिलती है। देन हम एक्सपो मार्ट्स भी जाते हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जहाँ पे अपने
प्रेजेंटेशन कर पाते हैं प्रोडक्ट्स को, जस्ट बिकॉज हमें गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रही है रिसेंटली। देन हमारे पे सर कुछ स्कीम्स बहुत अच्छी हैं जो हमें सपोर्ट कर सकती हैं इस चीज़ में, जैसे नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है। देन एमएसएमई की कुछ स्कीम है जो बहुत अच्छा सब्सिडाइज अमाउंट पे लोन प्रोवाइड करती हैं। बट अभी तक जो है सर मेरा खुद का फंड मैंने लगाया है, देन कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रांट मुझे गवर्नमेंट से भी मिला है, एंड देन गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट कर रही है सर इस चीज़ पे। जी। अब आगे आपका क्या प्रोस्पेक्टस है, किस तरह से क्या आपने रोड मैप क्या बनाया हुआ है, इसको किस तरह से आप प्रमोट करेंगे, किस तरह से आप इसको और आगे ले जाने की सोच रहे हैं? केवल कपड़े की तरफ ही हैं या फिर इसका जो मेडिसिनल एस्पेक्ट है, आपने कई एस्पेक्ट्स बताए, मेडिसिनल एस्पेक्ट है, आपने बताया कि रिच इन प्रोटीन है ना? या फिर भांग का तेल भी शायद निकल सकता होगा मुझे। बिल्कुल सर, बिल्कुल निकल सकता है सर। सीड का भी तेल निकल सकता है और पत्तियों का एक्सट्रैक्ट निकलता है सर, जो कि मेडिसिन्स में यूज़ आता है, क्लासिकल आयुर्वेदा में भी यूज़ आता है। सर हमारा जो रोड मैप है, हम चाहते हैं कि जो चीज़ सरकार पहले पॉसिबल कर सके, तो जो पहले इस्तेमाल करा जा सके, जिसको सरकार ओपन माइंडेडली खोल सकती है जिस चीज़ को, हम उसमें वर्क करना चाहते हैं सर। मान लीजिए अगर सरकार बोलती है कि भई आप फाइबर इज़ अ लेस कंट्रोवर्शियल टॉपिक, तो हम फाइबर के से स्टार्ट करा है हमने इसलिए सर, क्योंकि आई हैव बीन डूइंग माय वर्क विद मेनी मेनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आल्सो। तो हमें सर जो राय एक तरीके से सजेशन मिला है, वो ये मिला है कि भई आप इसके उस एस्पेक्ट के ऊपर काम करिए जो मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता। अब जैसे सर फाइबर है, फाइबर को हम ना उसे नशे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उसे हम नशे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं सर, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। वेस्ट टू प्रोडक्ट है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ सर, ये कुछ फाइबर के सैंपल्स हैं, ये 100% हेम्प है सर। बिल्कुल स्मूथ है, कोई यस ऐसा सर, कोई डेफिनिटली सर। कॉटन की तरह जैसे। ये जितना वॉश होता है सर, उतना और सॉफ्ट होता चला जाता है इसका फैब्रिक सर। जैसे मैंने जो शर्ट पहनी हुई है, दिस इज़ ऑल्सो हेम्प मेड। तो ये कम से कम 3-4 साल पुरानी है, बट स्टिल इट हैज़ दैट कलर एंड इट इज़ नॉट डैमेज्ड एनीवेयर सर। तो बहुत अच्छा फैब्रिक है। अब जैसे आप ये देख रहे हैं, ये कॉटन एंड हेम्प मिक्स है, ये नेचुरल कलर है उसका। तो डेफिनिटली हम इसमें ब्लेंड भी कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप 100% हेम्प बनाइए, जैसे वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होता है। अगर हम इसे ब्लेंडिंग में ले आते हैं, तो वो थोड़ा लेस एक्सपेंसिव भी हो जाता है सर। मान लीजिए इसकी कॉटन के साथ अगर आप हेम्प मिक्स करते हैं, तो उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। बहुत अच्छा फैब्रिक हो जाता है, फिर सस्ता भी हो जाता है। तो इट हैज़ डिफरेंट एस्पेक्ट। तो हमारी शुरुआत जो हम करना चाहते हैं सर, वो फैब्रिक से ही करना चाहते हैं। फैब्रिक के रॉ मटेरियल से करना चाहते हैं बेसिकली। मैं आपको दिखाता हूँ सर। जैसे आप ये देख पा रहे हैं सर, ये बिल्कुल वाइल्ड हेम्प का फैब्रिक, मतलब एक तरीके से रॉ फाइबर है सर। इसको ही आगे कन्वर्ट करके आप कॉटनाइज़ फाइबर में ला सकते हैं सर। आप जैसे ये देख रहे हैं सर, ये भांग का कॉटनाइज़ फाइबर है सर। अच्छा, भांग का जी, 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 जी सर। वाह! और इसको सर सबसे कॉटन ही लग रहे हैं ये तो। हाँ सर, एग्ज़ैक्टली। इसमें सर 2 एक चीज़ और बहुत अच्छी है सर, इसे आप केमिकल प्रोसेस से भी कर सकते हैं और ऑर्गेनिकली भी कर सकते हैं, विदाउट एनी केमिकल्स भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या है सर, आप मतलब मैकेनिकल प्रोसेसेस बढ़ जाते हैं, बट उसमें भी बहुत फाइन फाइबर आ सकता है, तो वो तो बिल्कुल ही सस्टेनेबल हो गया एक तरीके से। तो फर्स्ट इंडस्ट्री कॉटन जो होता है, क्या उसको केमिकली प्रोसेस किया जाता है या ऑर्गेनिकली प्रोसेस किया जाता है? मोस्टली कॉटन को केमिकली प्रोसेस करा जाता है सर। तो ये जैसे आप देख रहे हैं, इसमें ये वाला केमिकली प्रोसेस्ड है सर। अगर आपको मैंने जो इससे पहले दिखाया था सर, आप ये देखिए फाइन जो हो गया है, ये सर ऑर्गेनिकली प्रोसेस्ड है। तो आप इस कलर कैसे डिफाइन करेंगे? सर कुछ प्रोसेसेस एंजाइम प्रोसेसेस होते हैं बहुत से सर। फिर अगर मान लीजिए आपको व्हाइट में करना है, तो फिर ब्लीचिंग होती है, वो फिर केमिकल में आ जाता है सर। बट इसका नेचुरल कलर में भी आप इसे जब और खोलते चले जाते हैं, तो ये थोड़ा व्हाइट आना लगता है सर, मतलब थोड़ा-सा लिटिल ब्राउनिश रहता है। अगर ऐसे ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, हाँ सर, क्योंकि इसे नेचुरल डेफिनिटली, लुक देता है। डेफिनिटली सर। मैंने जैसे आपको दिखाया भी था, ये इसका नेचुरल कलर वाला ही कपड़ा है सर, ये जैसे आप देख रहे हैं। अच्छा, जी, जी। ये इसमें कोई आपने केमिकल वगैरह कुछ नहीं यूज़ किया? नहीं सर, ये नेचुरल कलर भी नेचुरल है सर इसका फैब्रिक का। इंडियन मार्केट जो है हमारा सर, कहीं न कहीं एक लेस एक्सपेंसिव चीज़ को प्रेफ़र करता है। तो हमें कहीं न कहीं हमारा केटरिंग मैं करना चाहता हूँ सर, वो टियर 2 और टियर 3 को भी करना चाहता हूँ। मतलब टियर 1 इज़ ऑलरेडी बाइंग 100% हिम। ये तो हो गया इसके बिजनेस और बाकी एस्पेक्ट्स। अब पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स है? पब्लिक को एजुकेट कैसे करना है या कितना आप एजुकेट कर पाए हैं? और जिनको आपने एजुकेट किया उनसे रिस्पॉन्स कैसा मिला आपको?
सर हम जैसे आप देख रहे हैं हम इंडियन एक्सपो मार्ट, इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एडिशन 1, देन फिर ऐसे जितने भी इवेंट्स होते हैं सर हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लोग हमसे सर पूछते भी हैं कई बार कि क्या यार इसे पहन के मुझे नशा तो नहीं हो जाएगा? तो मैं उन्हें मतलब यही वाली जो सबसे ये पॉइंट जो है सर इसको ही हमें हटाने की सबसे पहले ज़रूरत है। अवेयरनेस का हमारा मकसद ही यही है कि आदमी को पता चले कि नहीं ये चीज़ ऐसी नहीं है। मतलब हर चीज़ भांग का अगर आप कपड़ा पहन लोगे या फिर भांग के बीज खा लोगे तो उससे नशा नहीं होता सर। तो हम काफ़ी सारे इवेंट्स में भी जाते हैं। देन सर मैंने आपको जैसे बताया मैं फार्मर्स के साथ अवेयरनेस कैंपेन्स करता हूँ। फार्मर्स को गाँव में जाके उन लोगों को समझाता हूँ, गाँव के जो लोग हैं उनमें इस चीज़ को अवेयरनेस फैलाता हूँ। देन मैंने बहुत सारे एफपीओज़ के साथ काम किया है अपने यूपी में, जहाँ पे एफपीओज़ के प्रेज़ेंटेशन मतलब स्टेट लेवल जो मीटिंग्स होती हैं प्रेज़ेंटेशन वहाँ पे करी है हमने कि भई लोगों को पता चले। देन सर हम गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स के साथ भी मीटिंग करते हैं कि उनको भी एटलीस्ट मतलब हम उनसे ये बोलते ही नहीं है कि सर आप इसमें मतलब कुछ करिए। हम बस उन्हें बताते हैं कि सर ये ऐसी चीज़ है। मतलब अगर कुछ पॉसिबल है देन इट्स फाइन बट एट लीस्ट वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस। आपको पता चल रहा है कि ये चीज़ है। देन हम ट्राई करते हैं कि भई वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूज़ करके देखें इसका। जैसे मान लीजिए सर हमारे डीएम सर हैं सर संभल के, बहुत सपोर्ट करते हैं हमें राजेंद्र पेंसिया सर। उन्हें सर सस्टेनेबिलिटी को बहुत सपोर्ट करते हैं वो। देन हमारे पीएस ओझा सर हैं जो हमारे लखनऊ में एफपीओ के स्टेट एडवाइज़र रहे हैं। सर उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। पर आयुष, यंगस्टर्स जो हैं, सी फ्यूचर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो आपकी हेल्प करेंगे, जो ट्रेंड सेट करेंगे, फैशन का जो ट्रेंड सेट करेंगे वो यंगस्टर्स हैं। तो यंगस्टर्स में आपको कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? सर यंगस्टर्स तो ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड हैं हेम को लेके क्योंकि उन्होंने सर पहली बात तो ये है कि अब यंगस्टर्स ने भी हमेशा इस चीज़ को नशे से ही जोड़ा है और देखा है क्योंकि उन्होंने इसका कोई ये फैब्रिक वाला एस्पेक्ट तो कभी सर मोस्टली मैं देखता हूँ यंगस्टर्स जब हमारे पास आते हैं हम कॉलेजेस में कई बार इसका अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं तो मैं देखता हूँ उन्हें तो मतलब यकीन ही नहीं होता कि भाई भांग का आप कैसे फैब्रिक बना देते हो मतलब भांग का कैसे फैब्रिक बन सकता है तो उनका सर बहुत पॉजिटिव और बहुत एस्टोनिशिंग एक तरीके से रिस्पॉन्स होता है सर। अब बहुत पॉजिटिव है सर वो उन लोगों को मतलब इस चीज़ से ज़्यादा वो नहीं है वो उन्हें बल्कि वो सस्टेनेबिलिटी इको फ्रेंडली वाली चीज़ जो है बहुत अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि उन्हें पता है सर कि आगे वाला फ्यूचर जब तक हम सेव नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता तो दे दे हैव द बेस्ट रिस्पॉन्स आई वुड से द यंगस्टर्स हैव द बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर इट एंड द ओल्ड पीपल ऑल्सो सर जो सबसे अच्छे दो रिस्पॉन्स आते हैं सर मुझे हमेशा एक यंगस्टर्स का और जो हमारे सर ओल्ड एज पीपल हैं सर जो सीनियर सिटीजन्स हैं क्योंकि उन्होंने सर अपने टाइम पे देखा है उस चीज़ को वो अब सर अब जैसे उत्तराखंड में है सर भांग की चटनी फेमस है भांग की चटनी सर हम स्कूल में देहरादून से अपनी 12th करी है सर मैंने तो वहाँ पे सर बच्चे पहाड़ी बच्चे लाते थे सर भांग की चटनी स्कूल में हमने खाई है हमें कभी पता भी नहीं थी कि वो भांग की चटनी है तो सर उनका तो ऑलरेडी एक्सपोजर है इस चीज़ से उनके कल्चर से जुड़ा हुआ है उन्होंने मतलब इसके बीजों को कंज्यूम करा है इसकी फाइबर जो है वो लोग पहले से उसके रस्सी बनाते हैं उसके कपड़े बनाते हैं हैंडमेड तो सर उनके लिए तो वो पहले से एक्सपोजर ओपन है तो उनका रिस्पॉन्स बहुत नॉलेजेबल होता है यंगस्टर का रिस्पॉन्स बहुत एस्टोनिशिंग और एक्साइटिंग होता है सर इसका कोई पुराने टाइम में भी कभी भांग का फाइबर वगैरह बनता था या केवल और केवल खाने पीने और दवाइयों तक ही इसको सीमित रखा गया था? सर मैं आपको बताता हूँ कि एंशिएंट टाइम पे भांग एक बहुत अच्छी कमोडिटी कमर्शियल कमोडिटी हुआ करता था सर इसकी रस्सियाँ बनती थी सर रस्सियाँ जो मेरे ख्याल में सबसे पहले और मतलब सबसे पहली रस्सियाँ जो बननी शुरू हुई थी सर वो हेम्प फाइबर से ही बनाई जाती थी हेम्प फाइबर मतलब आप समझ लीजिए हमारे एंशिएंट टाइम से जुड़ा हुआ है हेम्प को लोग ग्रो करते थे उस टाइम पे हमारे इंडिया में भी सर 1985 से पहले हेम्प वाज लीगल हेम्प का हम एंशिएंट मतलब कुछ 1985 तो ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है सर तो उससे पहले हम लोग इस चीज़ को कंज्यूम करते थे हम उसका फाइबर भी निकालते थे हम उसके बीज भी कंज्यूम करते थे तो ये तो सर कुछ हम बोलूँगा पिछले कुछ सेंचुरीज से ये वाली चीज़ मतलब इसे इलीगल करा है और देन ये वाली चीज़ें कुछ सेंचुरीज से ही हो रही हैं वरना हमारे मैंने जैसे आपको बताया कि पुराने जो हमारे लोग हैं उन्हें पहले से इनके यूजेस पता हैं तो ये तो सर हमारा कल्चरली और पहले से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हम सर इवन नॉट इवन आस सर ये यूएस में अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा पहला प्रिंट है वो हेम के पेपर पे किया गया है तो हेम कैनवस पेपर पहले से ही इस्तेमाल करा जाता था यूएस में सर अच्छा, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेपर जी भांग के पेपर से किया गया। बिल्कुल सर बिल्कुल और वो अभी तक
जीवित है सर वो पेपर, तो आप समझ लीजिए इसका ड्यूरेबिलिटी भी कितनी ज़्यादा है। और सर इसका आप पेपर भी जो है नॉर्मल पेपर से आप 2, 4, 5 बार ज़्यादा रिसाइकिल करा जा सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ड्यूरेबल होता है सर इसका पेपर। तो मतलब बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स दिखते हैं सर, बस एक नेगेटिव ज़रूर है इसका, वो नशे वाला, वरना और तो सब बेनिफिट्स ही बेनिफिट है सर। एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिट, प्रोडक्ट वाइज़ फाइबर में भी बेनिफिट, देन हेल्थ के लिए उसके सीड के भी बेनिफिट। तो ये तो एक तरीके से एक टोटल पैकेज है सर। भाई अब उसे सही तरीके से हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। प्योर भांग के फैब्रिक की शर्ट कितने तक की पड़ जाती है? सर अगर हम 100% हेम की बात करें तो उसमें भी अलग-अलग तरीके के कपड़े होते हैं, बट मैं बोलूँगा सर 2500 ₹2000 से आप एक अच्छी 100% हेम की शर्ट बनवा सकते हैं आराम से। बिल्कुल प्रिपेयर्ड सिली हुई शर्ट सर। तो यस सर। और टी-शर्ट? सर टी-शर्ट कैन गो अराउंड ₹600। तो आप उसमें कुछ ब्लेंड कर देंगे 100%। तो सर टी-शर्ट में थोड़ा-सा ये होता है कि 100% अगर आप फाइबर करते हैं उसमें, तो उसमें आपको फाइनर ही चाहिए, क्योंकि टी-शर्ट में थोड़ी आदमी फ़ील और सॉफ्ट चाहता है। तो उसमें ब्लेंड्स काम कर जाते हैं सर, ब्लेंड्स बहुत अच्छा काम करते हैं। स्पोर्टी टी-शर्ट्स में भी आप ब्लेंड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 600-700 से शुरू हो सकता है सर डेफ़िनिटली। आप क्या स्टिच करके कपड़े या सारा अपैरल वगैरह देते हैं? सर हम मेरा बेसिकली जो फ़ोकस है सर, वो इसकी रॉ मटेरियल पे ही है। बट टू क्रिएट अवेयरनेस और थोड़ा-सा सर एक इंडस्ट्री को और डेवलप करने के लिए वी आल्सो डू सर फैब्रिक वर्क। फैब्रिक में हम स्टिचिंग भी करके देते हैं। देन वी हैव सर होम डेकोर रेंज, कुशन कवर्स, टेबल रनर्स, ये सारी चीज़ें हमारी खुद के डिज़ाइन्स भी हैं। तो हम धीरे-धीरे इस बी2सी मार्केट को भी अप्रोच कर रहे हैं कि जिससे और अवेयरनेस भी क्रिएट करें और इंडस्ट्री में भी कुछ नई चीज़ें भी आएँ सर। तो हम एक दोनों एस्पेक्ट पे काम करना चाहते हैं सर। अभी तक आम आदमी के लिए भांग केवल और केवल एक नशे की चीज हुआ करती थी। आज हमने देखा मिस्टर आयुष कैसे भांग को एक सुपर क्रॉप की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो ना केवल एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जो ना केवल पानी को बचाती है, बल्कि एक हमें एक ऐसा फैब्रिक देती है जो एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। साथ ही साथ भांग की जो और प्रोडक्ट हैं, चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे वो आपके पेपर हों, वो अपने आप में यूनिक हैं।